इस छोटी सी चिड़िया ने 50 मिलियन लोगों को मारा था चाइना में। लेकिन सिर्फ कसूर इस चिड़िया का नहीं था, बल्कि चाइना के उस समय के रूलर का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो आखिर कैसे इस मासूम सी चिड़िया ने इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर को शुरू किया, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए आपको उस समय के हालात के बारे में समझना पड़ेगा। ये बात है मिड 90 की, जब माओ जेडोंग चीन का नेता था। चाइना में सिविल वॉर को इन्होंने जीता था और आते ही इन्होंने जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांट दी। तो लोग इन पर भरोसा करने लगे। माओ का मकसद था कि चाइना को एक ग्रेट नेशन बनाना है, किसी भी कीमत पर। और किसी भी कीमत का मतलब यह था कि अगर अपने ही लोगों का खून भी बहाना पड़े तो वो भी चलेगा। मतलब इतना एक्सट्रीम। 1958 में माओ ने अगले 5 साल का प्लान बताया, जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये एक ऐसा प्लान था जिसके जरिए चाइना को आम समाज से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदलना था, बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज की तरह। प्लान ये था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएं और कम्युनिज्म फैलाएं। माओ समझ रहा था कि चाइना की अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो सारे प्रोसेस को बहुत तेज करना पड़ेगा। काम तेज तभी होगा जब चाइना में हर बंदा काम करे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब काम करे। इसके लिए माओ ने कलेक्टिवाइजेशन को बढ़ावा दिया। मतलब हर शख्स का काम करना जरूरी है अगर देश को तरक्की देनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर माओ बोलेंगे तो सब इतनी आसानी से मान जाएंगे, और माओ को यह बात पता थी कि लोग आसानी से नहीं मानने वाले। इसीलिए माओ ने सारी निजी संपत्तियों को तबाह कर दिया। जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस और बिल्डिंग्स थे वो सरकार के नियंत्रण में आ गए। अब लोगों के पास कुछ नहीं बचा था, तो उनकी जिंदगी का कंट्रोल माओ के हाथ में आ गया। यहाँ तक कि बुनियादी चीजें भी, जैसे वे कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ स्टेट तय करती थी। उसका आइडिया था कि जब सब मिलकर काम करेंगे तो आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1958 में उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड्स को प्राइवेट ओनर्स से छीनकर किसानों में बांट दिया। लेकिन फिर उन किसानों को मजबूर किया गया कि वे उन्हीं जमीनों पर काम करें। खेती की सारी फसलें स्टेट ही हार्वेस्ट करती थी, स्टेट ही कलेक्ट करती थी, और उन फसलों को डिस्ट्रीब्यूट भी वही खुद करती थी। यहाँ तक कि जो किसान उस जमीन पर काम कर रहे थे उनका शेयर भी स्टेट खुद ही तय करती थी। बाकी बची हुई फसल एक्सपोर्ट की जाती थी ताकि चाइना की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। वर्कफोर्स में मर्द तो थे ही, साथ में औरतें भी काम करती थीं। और जब फसलों को हार्वेस्ट करने का मौसम आता तो स्कूल के बच्चों को भी लाया जाता काम करने के लिए। साथ ही बुजुर्गों से भी काम लिया जाता। सरकार इन लोगों को खाना भी लिमिटेड मात्रा में देती थी। यही सेम चीज शहरों में भी की गई। फैक्ट्रीज में भी वर्कर्स बिना रुके काम करेंगे, और इन लोगों को भी खाना स्टेट से ही मिलता था। वहाँ भी औरतों को काम पर लगाया गया और दिन में सिर्फ 45 मिनट की इजाजत थी अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। 1958 में माओ ने फलों और सब्जियों की प्रोडक्शन को कम कर दिया और वीट की प्रोडक्शन बढ़ा दी, क्योंकि वीट ऐसी कमोडिटी थी जिसको इंटरनेशनल ट्रेड में बेचकर पैसा कमाया जा सकता था। माओ सिर्फ पैसा देख रहा था। उसने यह नहीं सोचा कि सब्जी और फल की प्रोडक्शन कम होने से अपने ही लोगों के लिए खाना ही नहीं बचेगा। इस वजह से अगले 2 साल में खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई। लेकिन स्टेट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने वर्कर्स को भूखा भी रखते थे और काम भी ज्यादा करवाते थे। उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जो भी माओ के विजन के सामने आता उसे मार दिया जाता। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए माओ ने एग्रीकल्चर पर बहुत जोर दिया, लेकिन पिछले 2 साल से प्रोडक्शन कुछ खास नहीं थी, क्योंकि क्रॉप्स के लिए जमीन सूटेबल हो या न हो उन्होंने वहां उगानी ही थी। और ज्यादातर वर्कर्स तो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर पर तवज्जो कम मिली। फिर माओ ने वजह ढूंढने को कहा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है, तो पता चला कि चिड़िया गेहूं के दाने खा जाती है, इस वजह से क्रॉप्स डैमेज होती हैं। इसी वजह से वीट की प्रोडक्शन कम हो रही है। माओ ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उसने प्रोपेगेंडा चलाया, 4 पेस्ट्स कैंपेन, जिसमें बोला गया कि ये 4 पेस्ट्स हमारी इकोनॉमी के दुश्मन हैं, उन्हें खत्म करो। पहला, चूहे जो गंदगी फैलाते हैं। दूसरा, मक्खियाँ जो बीमारियां फैलाती हैं। तीसरा, चिड़ियाँ जो फसलें खराब करती हैं। चौथा, मच्छर जो मलेरिया का कारण बनते हैं। सबसे ज्यादा चिड़ियों को नुकसान हुआ इस कैंपेन में। एक तो वे आकार में बड़ी थीं, और दूसरा क्योंकि वे हवा में उड़ती थीं तो आसानी से नजर आ जाती थी। इन्हें मारने के लिए तो हर बंदे ने हिस्सा लिया, क्योंकि ये गेहूं खा जाती थी या उन्हें खराब कर देती थी, जिसकी वजह से लोगों को खाना भी कम मिलता था। लोग पेड़ों को हिलाकर चिड़िया उड़ाते और फिर उन्हें बंदूकों से मारते।
बच्चे अपनी गो लैल से मारते, इनके लिए ट्रैप्स भी बनाए गए और इनके सारे घोंसलों को तबाह कर दिया गया। पूरा चाइना में यही काम हो रहा था। सब चिड़िया मारने में लग गए थे। जहाँ भी चिड़िया दिखती मार दी जाती। लोगों को चिड़िया मारने के लिए मोटिवेट किया जाता। जिसने ज्यादा चिड़िया मारी उसे गिफ्ट मिलता था। देखते ही देखते इन्होंने पूरे चाइना से चिड़ियों का सफाया कर दिया। तकरीबन 1 अरब चिड़िया मार दी गई। लेकिन यह सेलिब्रेशन जल्दी ही नाइटमेयर में बदल गया, क्योंकि उन्होंने इतिहास की एक में से सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब नेचर से पंगा ले लिया था, और जब नेचर से पंगा लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं। जब पूरे चाइना से चिड़िया गायब हुई तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो गया। इंसेक्ट्स को खाने वाला अब कोई नहीं बचा। तो उस साल लोकस्ट्स और दूसरे कीड़ों की आबादी बेकाबू हो गई पूरे चाइना में। लोकस्ट्स तो हमला करते ही क्रॉप्स पर हैं, और ये एक एक नहीं बल्कि मिलियंस में हमला करते हैं। उस साल इन्होंने पूरे चाइना की फसलें बर्बाद कर दी। सिर्फ 1 साल में इन कीड़ों ने इतनी गेहूं खा ली जितनी चिड़िया 10 साल में भी नहीं खा सकती थी। अब फसलें बर्बाद हो गईं और प्रोडक्शन सीमित थी, तो वर्कर्स के लिए खाना ही नहीं बचा। पूरे चाइना में कहत, फैमिन आ गया। सारा खाने का सप्लाई चाइनीज गवर्नमेंट के पास था, तो लोग डिपेंडेंट थे कि गवर्नमेंट उनको खाना देगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी लोगों को कुछ खिलाने के लिए नहीं था। तो इस दौरान 30 से 50 मिलियन लोग भूख से मर जाते हैं चीन के इस कहत में। इनमें लाखों को तो उन्होंने खुद ही मार दिया था, छोटे छोटे क्राइम्स में। जिन्होंने चोरी की थी अपनी फैमिलीज को फीड करने के लिए, या जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोगों की हालत इतनी खराब थी कि वे कुछ भी खा रहे थे। आपने यह तो सुना ही होगा कि चाइनीज लोग हर जिंदा चीज को खाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। बाद में गवर्नमेंट ने मानना शुरू किया कि यह डिजास्टर ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसीज की वजह से हुआ। उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस डिजास्टर में 30% भूमिका नेचर की थी और 70% ह्यूमन एरर की। इसके 4 साल बाद 1964 में चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होती है। माओ ने उस वक्त तो अपने लोगों पर बहुत जुल्म किया था, लेकिन अब यह कहना मुश्किल है कि यह सही था या गलत, क्योंकि अगर उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो लोगों पर काफी जुल्म हुआ। लेकिन अगर आज के नजरिए से देखा जाए तो जो कुछ माओ ने उस वक्त किया उसके असरात आज चाइना को मिल रहे हैं। आज चाइना में हर शख्स कोई न कोई काम जरूर कर रहा है, और यही वजह है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से स्टेबल हो रही है। इतनी तेजी से कि सुपर पावर अमेरिका भी उससे डरने लगा है। इतना कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा रेड कार्ड लेके मीडिया के सामने आते हैं। इस रेड कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम और आगे उनका टैरिफ रेट लिखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेड कंट्री चाइना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर यह ट्रेड वॉर होती है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, चाइना या फिर अमेरिका? इस मामले को सही से समझने के लिए इस पर मैंने यह वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो जरूर देखें।